एडवांस अकाउंट में आज हम बैंकिंग चैप्टर में पढ़ते हैं रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। आप नोट्स में हमने 11th क्वेश्चन कर लिया, 12th कर लिया, 13th कर लिया और इन सब के आंसर्स आपस में टेली करें क्योंकि कुछ गलत होने जैसा कुछ है नहीं इन सब में, ठीक है ना। जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी आपको, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड में प्रोविजन कितने बनाते हैं। 13th में पेकिंग क्रेडिट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम एक्स लिमिटेड 50 लाख अगेंस्ट विच बैंक होल्ड सिक्योरिटी वर्थ 15 लाख। 40% of the above advance is covered by ECC. The above advances remain doubtful for more than 3 years. तो 50 लाख रुपए का लोन था, उसमें से सिक्योरिटी कितने की थी? सिक्योरिटी 15 लाख 15 की थी, अब बचे 35। इस 35 में से 40% कौन दे देगा आपको? ECG से। तो इसका 40% यानी 14, ठीक है। तो बचा 20, अनसिक्योर्ड बचा 21। इस पर 100% प्रोविजन बना दोगे और जो सिक्योर्ड पोर्शन होता है वो भी मोर देन 3 इयर्स का हो गया, इस कारण से इस पे भी कितना 100% बन जाएगा, ठीक है। तो ये 15 और ये 21, ये टोटल मिला के 36, ये आपका प्रोविजन आ गया। इस पर कोई प्रोविजन नहीं बनता, तो ये आंसर मैंने टेली करवा दिया। और सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड का वही प्रोविजन नहीं है, तो उसमें आप परसेंट निकाल लेंगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 14, 15, 16, 17, 18 17 तक, 14 to 17, ये क्वेश्चन है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के। मोस्ट टाइम पे छोटे हैं लेकिन सबसे ज्यादा बार आते हैं ये। मैंने कहा ना बैंकिंग में आप देखना स्कैनर में बड़े बड़े क्वेश्चन कम आए हैं, ये ज्यादा आए हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। प्रोविजन का क्वेश्चन आ गया। अब ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट होता क्या है? अगर रेगुलर क्लास होती मैं आपसे पूछता तो आपका डेफिनेटली आंसर क्या आता? अभी सोच के देखो कि सर हम यह आंसर देते। आपको याद ही आता है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट मतलब कभी कभी पेयर बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देता है। जैसे 3 महीने का बिल है उसने पहले कर देता है तो हम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं, रिबेट देते हैं ना। लेट देगा तो पेनल्टी लगा देंगे, लेकिन जल्दी देगा तो हम उसको रिबेट देंगे। आपके माइंड में ये आएगा, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां हम सीखते हैं क्या चीज है, यहां रिबेट का मीनिंग बिल्कुल अलग जाता है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब ये है कि सपोज कोई व्यक्ति आपके पास 28 फेब 2020 को एक बिल लेकर आया 3 मंथ पे, 3 महीने का, ठीक है। 1 लाख रुपए का बिल लेकर आया, तो 1 लाख रुपए पर आप 10% से 3 महीने का डिस्काउंट काट के रख लोगे। बैंक वाले क्या करते हैं, आप मतलब बैंक, हम इस पूरे चैप्टर में आपको बैंक समझ रहे हैं। तो बैंक क्या करेगी, बैंक अगर डिस्काउंटिंग कर रही बिल की, इसका मतलब फाइनेंस कर रही है, यानी बिल की सिक्योरिटी पर बिल रख के और सामने वाले को पैसा दे रही है। तो बैंक फाइनेंस कर रही है एक तरीके से, तो बैंक 3 महीने का ब्याज देगी ना, क्योंकि बैंक को पैसा कब मिलेगा, पेयर कब देगा, ड्यू डेट पे देगा। ड्यू डेट कब आएगी, 3 महीने बाद आएगी। 3 महीने मतलब कौन से, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई पूरा प्लस 3 दिन ग्रेस के, तो 31 मई प्लस 3 दिन ग्रेस के, इसका मतलब 3 जून हो गया ना। तो आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी, 3 जून 3 जून 2020, ये ड्यू डेट रहेगी। तो बैंक को पैसा तब मिलेगा और बैंक ने पैसा आज आपको दे दिया, ठीक है। तो बैंक 3 महीने का इंटरेस्ट लेगी, इतना इंटरेस्ट वो काट के और नेट पैसा आपको देती है, इसीलिए हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंट जो होता है वो नाम डिस्काउंट है, एक चीज वो इंटरेस्ट, ठीक। फाइनेंस का तरीका समझना है। अब कितना इंटरेस्ट हो गया ये सारा मिला के, ये हो गया आपका 10,000 का 1/4 यानी 2500 रुपए, 2500 रुपए का डिस्काउंट। तो बैंक ने जब पेमेंट किया होगा, कर हम बैंक हमने हमारे कस्टमर को 1 लाख का पेमेंट किया होगा, तो हमने क्या किया होगा कि कस्टमर अकाउंट डेबिटेड, कस्टमर मतलब एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस कहलाते हैं बैंक के लिए। तो कस्टमर का नाम लिख सकते हो आप, कस्टमर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू कैश, बैंक ने कैश दिया या उसके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा,
उसको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। कितना ट्रांसफर कर दिया होगा? 1 लाख में से 2500 डिस्काउंट कट करके, डिस्काउंट इनकम है हमारी, तो 97,500 हमने उसको दिया होगा। लेकिन लोन तो 1 लाख का कहलाएगा ना, हमने उसको फाइनेंस कितना किया? 1 लाख का फाइनेंस किया। उस 1 लाख रुपए में से 3 महीने की हमारी इनकम 2,500 आ गई, तो इनकम क्रेडिट कर दी, वही अपने नॉर्मल रूल्स के हिसाब से। तो एंट्री पहले दिन ये हुई होगी, ठीक है। ये बैंक के लिए क्या है? इनकम है, डिस्काउंट मेन इनकम। जैसे बैंक के लिए इंटरेस्ट मेन इनकम है, ऐसे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इक्वल टू इंटरेस्ट एक तरीके से। ये क्रेडिट होता है हमेशा। इसका बैलेंस अगर दिया होगा, सारे क्वेश्चन में आप देखो डिस्काउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो वो क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट का बैलेंस मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, इनकम है वो। और एडवांस अकाउंट मतलब कस्टमर अकाउंट, फाइनेंस है। या इसका नाम आप ये भी लिख सकते हो, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट। ये इस नाम से भी होता है बैंक में अकाउंट। ये बिल्स है, बिल्स डिस्काउंटेड, डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट अकाउंट तो ये है, ये बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट है, यानी वो ये हमारे असेट है। ये जो लोन हमने उनको दिए वो है। तो आप पहले तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस सीख जाए। अगले क्वेश्चन किसी में भी देख ले, देखो आप 15 क्वेश्चन में दिया इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, यानी वो क्रेडिट, ये वाली बात थी, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। रिबेट ये अलग, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज 67, तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज यानी ये असेट दे, तो ये असेट है और ये इनकम है, दोनों के नेचर में बहुत फर्क है। एक बात, अब इस डिस्काउंट को क्या आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना चाहोगे? डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,500, क्योंकि नॉमिनल नेचर के अकाउंट ईयर एंड पे कहां क्लोज होते हैं? जब 31 मार्च आएगा, 31 मार्च के दिन 2020 में, ये 31 मार्च के दिन, क्या ये एंट्री सही है? यानी क्या हम पूरा का पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लें P&L अकाउंट में? तो आपको लगेगा हाँ सर कर लें, क्यों नहीं कर ले, 2,500 रुपए मिल तो गए। नहीं, अक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से, मर्केंटाइल सिस्टम के हिसाब से पैसा आपको जो मिला है वो जरूरी नहीं कि इस साल का हो सकता है वो अगले साल का भी। यानी यहां पर आपको फरवरी तो गया 28 फरवरी, सिर्फ मार्च 1 महीना इधर आ रहा है, और अप्रैल और जून 2 महीने इधर आ रहा है। देखो तो कायदे से 2,500 का प्रोपोर्शनेट होना चाहिए ना, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। इतना इस ईयर की इनकम में इंक्लूड होगा मर्केंटाइल सिस्टम से, यानी एक तरीके से एडवांस इनकम है। क्या है ये? एडवांस इनकम। इसमें 2 महीने का आपको प्रीपेड एडवांस मिल चुका। जैसे एक्सपेंडिचर हम प्रीपेड वर्ड करते हैं, ऐसे एडवांस वर्ड का इस्तेमाल। तो कायदे से 2,500 रुपए का हमें इस रेशो में करना चाहिए। 2 महीने उधर होंगे, 2 महीने नेक्स्ट ईयर के पीरियड में जाना चाहिए, और 1 महीने का इस बार के पीरियड में जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो 833 P&L अकाउंट में सिर्फ कितना जाना चाहिए? 833, 833 ही जाना चाहिए। बाकी कहां जाना चाहिए 2 महीने का? तो 2 महीने का सर 1667 ये जाना चाहिए रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट में। तो इसे कहते हैं रिबेट। किसे कहते हैं रिबेट? इसे कहते हैं रिबेट। रिबेट मीन्स डिस्काउंट ड्यू आफ्टर 31st मार्च, या ऐसा कह सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ ड्यू डेट। तो डिस्काउंट अर्नड आफ्टर 31st मार्च मीन्स ईयर एंड टू द डेट ऑफ टू द ड्यू डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपका बिल्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसका ड्यू डेट। तो ये इधर जो आएगा, या और शॉर्ट में कहूं तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड मींस एडवांस इनकम। और एडवांस इनकम क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्रेडिट, किसी और का पैसा आपके पास पड़ा हो सकता है, वो 31 मार्च को आके और आपको पूरा पैसा दे जाए, तो आपको उसको डिस्काउंट रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट 3 महीने का कट किया था, 1 महीने बाद दे गया वो पैसा, तो 2 महीने का आपको रिटर्न करना पड़ सकता है। एंट्री वाइज भी समझ लो, कंसेप्ट वाइज भी समझ लो, यानी अल्टीमेट कंसेप्ट समझे आप। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट मींस इन डिस्काउंट ड्यू और अर्न आफ्टर द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। पहले आप 3 एंट्री लिख लें, अपने हेडिंग लिख लें पहले। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 3 एंट्री होगी हमेशा, बहुत कॉमन 3 एंट्री है। अच्छा, ऐसा पिछली बार भी तो हुआ होगा, लास्ट ईयर भी हुआ होगा,
जैसे ये क्लोजिंग है तो ये अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। यानी ये जो 1667 है, 1667 ये इस साल की इनकम में से आपने माइनस कर दिया, 2500 में से आपने माइनस कर दिया ना माइनस, देखो तो आपने माइनस कर दिया। इसका मतलब क्यों, क्योंकि इस साल में नहीं आएगा, इस साल तो आएगा ना, तो इस साल का क्लोजिंग इस साल ओपनिंग हो जाएगा। तो यहां माइनस हुआ तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस। इस साल की इनकम में से माइनस हुआ तो इस साल की इनकम में प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले ओपनिंग की एंट्री होती है, ओपनिंग रिबेट अकाउंट। तो रिबेट अकाउंट ऑलवेज लायबिलिटी होते हैं, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, उसको बंद करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड, ये ओपनिंग टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, ये डिस्काउंट अकाउंट बीइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिबेट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था वो इस बार ओपनिंग बना, ये ओपनिंग इस साल की इनकम हुआ तो इस साल की इनकम में मैंने प्लस कर दिया, डिस्काउंट में मैंने प्लस कर दिया और रिबेट का अकाउंट खत्म हो गया। तो पुराना अकाउंट क्लोज, ये वाला अकाउंट जो खुला था क्रेडिट में, ये यहाँ के क्या हो गया, बंद हो गया। वहां की इनकम में से हट गया था, माइनस हो गया, तो इस साल की इनकम में प्लस हो गया। अब दूसरी एंट्री क्या, तो दूसरी एंट्री ये वाली। इस साल भी तो कुछ लोग आए होंगे आपके पास, इस तरह से बहुत सारे आए होंगे, 1 लाख का, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बहुत सारे लोग आए होंगे, कई लोग बिल ले लेके आए हैं। तो उन सारे बिल पर आपने ये एंट्री पास की होगी, उनको पैसा दिया होगा, उनका डिस्काउंट कट कर लिया होगा और बिल आए तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्स आए तो बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट, या असेट अकाउंट, एडवांसेस अकाउंट है। इसके बदले में आपने उनको पैसा दिया होगा और बाकी का आपने क्या कर दिया होगा, डिस्काउंट अकाउंट में डाल दिया होगा। ये क्या है, डिस्काउंट ऑन ऑल बिल्स ड्यूरिंग द ईयर। तो पूरे साल भर में जितने बिल आए सब पर, इनमें से कुछ बिल तो इसी साल अक्रूड होंगे, इसी साल मैच्योर भी हुए होंगे, तो उसकी इनकम तो इस साल रह जाएगी। कुछ बिल ही होंगे जो आखिरी में आए होंगे, उस पर ये प्रॉब्लम आई होगी। बाकी जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई में आए होंगे वो तो 2-4 महीने, बिल ज्यादा से ज्यादा कितने के होते हैं, 2 या 3 महीने, वो तो अप्रैल के मई जून में या जून के जून जुलाई में इस तरीके से मैच्योर हो गए होंगे, तो उसके डिस्काउंट पे तो पूरा का पूरा आपका इनकम होगी। ये रिबेट वाला कंसेप्ट तो आखिरी वाले में आता होगा। तो इन सारे बिलों में से हो सकता है कुछ बिल ऐसे रह गए जिन पर आपको रिबेट का कंसेप्ट लगाना, वो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे कि आउट ऑफ द टोटल बिल्स एंड परचेस सो एंड सो अमाउंट बिल्स आर टू बी ड्यू आफ्टर 31st मार्च। तो जिन जिन बिल की ड्यू डेट बाद में आएगी उनमें ये लफड़ा आएगा, जिनकी ड्यू डेट पहले ही आ चुकी होगी उनका तो इसी साल अक्रूड, इसी साल रिसीव्ड, सब कुछ इसी साल होगी। तो पहला ये हो गया ओपनिंग, इसको इनकम में पहुंचाया, इस साल और आए उसको इनकम में पहुंचाया। लेकिन इस साल जो आए उन सब में हो सकता है कुछ बिल इस तरह के बियॉन्ड 31st मार्च वाले, तो उन पे हम क्लोजिंग रिबेट निकालेंगे। क्लोजिंग रिबेट निकालेंगे तो इस बार का डिस्काउंट में से माइनस करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, ये क्लोजिंग रिबेट। तो इसका जस्ट अपोजिट एंट्री, 3 एंट्री का एंट्री है। और चौथी एंट्री होगी पीएनएल में कितना जाएगा अल्टीमेट। तो नॉमिनल नेचर का अकाउंट कौन सा, डिस्काउंट अकाउंट है। तो डिस्काउंट एक बार यहां क्रेडिट, एक बार यहां क्रेडिट और एक बार यहां डेबिट, ये प्लस और ये माइनस, यानी ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस। नेट जो डिस्काउंट आएगा उसे आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, उसे आप ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस। ये अल्टीमेट जो ड्यूरिंग द ईयर का डिस्काउंट है वो हो गया। अगला पिछला सब एडजस्ट होने के बाद, तो 4 एंट्री का खेल है बस, कुछ भी 4 में से भी ये एंट्री कई बार नहीं पूछते हैं और डायरेक्ट निकाल के दे देते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 15 में देखोगे तो ये डिस्काउंट भी निकला हुआ है, बिल डिस्काउंटेड का भी फिगर डायरेक्ट दे रखा है, तो ये एंट्री की जरूरत नहीं। फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ओपनिंग की एंट्री, क्लोजिंग की एंट्री और ये बस। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना समझ में आया कंसेप्ट, यानी आपको 31 मार्च से इधर के दिन गिनना पड़ेंगे सबके।
तो निकाल के देखते हैं। नोट्स में क्वेश्चन नंबर 17 पर आए, 17 पर आए। और देखो नोट्स कितने पुराने हैं मेरे, बहुत पुराने नोट्स से बहुत पहले से बना रखे हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन मई 19 में आया था, मई 19 में आया था। ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ अलग से पेन से, इसका मतलब ये मई 19 में आया होगा, तो मैंने बेस में बताया भी होगा। तो क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे, नोट्स से बाहर। आप इसको अच्छे से पढ़ना है। 17 क्वेश्चन बड़ा है, ये इसलिए करवा रहा हूं, और बाकी सब तो छोटे छोटे, वो तो इजीली कर लोगे। 17 में कैलकुलेशन है, बाकी सब में तो कैलकुलेट किया हुआ है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पूरा नहीं दिया, एक्सट्रैक्ट है। जो काम की चीज है डिस्काउंट से रिलेटेड, सिर्फ वो 3 फिगर दिए हैं। एक दिया है आपको रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 1 अप्रैल का, यानी ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है, नॉमिनल नेचर। और एक और बैलेंस दिया होना चाहिए था, वो था बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज, टोटल बिल। तो टोटल बिल की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें तो मेन पीएनएल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज करना वो ढूंढना, डिस्काउंट कितना रिकॉग्नाइज करना। तो बिल नहीं भी दिए तो चलेगा। लेकिन क्या दिया है, एनालिसिस ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड रिवील्स द फॉलोइंग, दिए हैं बिल यहां। अब सारे बिल नहीं दिए, कितने दिए हैं, 5 बिल दिए। ये पांचों बिल की ड्यू डेट देख लो आप ध्यान से, क्या हो जाएगी। पांचों बिल की ड्यू डेट आपकी 31 मार्च 2006, यानी आपके ईयर एंड के बाद जा रही। तो बस उन बिल की इंफॉर्मेशन ही तो जरूरी है। बाकी बिल जो इसी साल मैच्योर हो चुके होंगे उसकी डेट देके क्या करेंगे, दिए भी होंगे तो छोड़ देना, क्योंकि उसमें रिबेट होगी ही नहीं। रिबेट मीन्स एडवांस, एडवांस मीन्स नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर तो आए। तो सब में देख लो आप, जून जुलाई की डेट है, मीन्स आफ्टर 31 मार्च। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। मेन क्वेश्चन ये, P&L में कितना मिला है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड पास जर्नल एंट्रीज, द रेट ऑफ डिस्काउंट में बी टेकन एट 10% पर एनम। ये तो आपने, मैंने 4 एंट्री लिखो है वो लिख ली। उसके बाद एक फॉर्मेट और लिख लो, एक चीज और लिख लो, वो ये कि रिबेट नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस इसमें ओपनिंग रिबेट प्लस करते हैं और क्लोजिंग रिबेट माइनस करते हैं। ये नेट डिस्काउंट आता है। ये ओपनिंग रिबेट में तो लास्ट ईयर जो रिकॉग्नाइज नहीं होगी वो इस साल रिकॉग्नाइज होगी, क्योंकि लास्ट ईयर वो एडवांस थी, इस साल की इनकम है वो, तो इस साल की इनकम में इंक्लूड करेंगे। और इस टोटल डिस्काउंट में कुछ डिस्काउंट अगले साल का है तो माइनस कर देंगे। तो एक शॉर्टकट ये याद रखना। और इसी की जर्नल एंट्री की हमने, एक एंट्री इसकी की थी, एक इसकी और एक इसकी, और लास्ट में इसको हमने P&L में ट्रांसफर किया था। 4 एंट्री इसी की। तो हर एंगल से समझाता हूं मैं आपको। अब पहले मैं निकाल लेता हूं इसमें क्लोजिंग रिबेट के लिए। क्लोजिंग रिबेट के लिए अब इस क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल दे रखा है, तो मुझे एक टेबल बनाना पड़ेगी। क्या टेबल बनाना पड़ेगी पहले क्लोजिंग रिबेट के लिए? नंबर 1 तो ये कि आपके पास अमाउंट दे रखा है। चलिए अमाउंट बाद में लिखते हैं, पहले तो ड्यू डेट। अच्छा, ड्यू डेट दे रखी डायरेक्ट। अगर बिल डेट दे रखी होती, बिल किस दिन ड्रॉ हुआ, किस दिन एक्सेप्ट हुआ, उस दिन की डेट दे रखी होती, तो फिर मुझे उसमें फिर टेन्योर दिया होता, मंथ या डेज दिए होते। आपको वो कैलकुलेशन आता होगा, आता है या नहीं आता है? मैं समझा देता हूं। चलो मान लो यहां पर एक बिल डेट दे रखी होती, बिल डेट कि एक बिल है आपके पास, जैसे अभी मैंने कहा था 28 फरवरी का, तो 28 फरवरी का बिल है, और फिर टेन्योर दिया होगा उसका 3 महीने। तो हमने क्या किया, उसकी ड्यू डेट कैसे निकाली? हमने इसकी ड्यू डेट निकाली, यहां से 3 महीने जोड़े, अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई। तो 3 दिन ग्रेस के जोड़ने के बाद हो जाएंगे 3 जून, ऐसे। तो जब मंथ वाइज आएगा तो आपको एग्जैक्ट मंथ वाइज चलना है, डे वाइज नहीं। 28 का 30 दिन का ऐसे नहीं करना है, मंथ वाइज चले। अब मार्च अप्रैल मई और 3 दिन ग्रेस। यही अगर डे वाइज होता तो मान लो यहां पर 90 डेज लिखे होते तो फिर डे वाइज चलना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट दिन गिनना पड़ेंगे, तो एग्जैक्ट दिन गिनना पड़ेंगे तो 28 फरवरी से 90 दिन, तो ये दिन छोड़ देते हैं, इसके बाद के दिन गिनते हैं। तो मार्च के 31, अप्रैल के 30 और ये हो गए, और मई के 29 दिन। मार्च अप्रैल मई, ये हो गए 90 दिन, 90 डेज। अब एग्जैक्ट डे वाइज चलना, प्लस 3 दिन ग्रेस के,
3 दिन ग्रेस के, तो मई में अगर 3 दिन ग्रेस के जोड़ूंगा तो मई 31 का होता है, तो 2 दिन तो इधर आ गए मई में, और 1 दिन जून का, यानी 1 जून ये आपकी ड्यू डेट होती है। इस केस में फर्क आ जाता है। तो डे वाइज ऐसे करना है, डे वाइज एग्जैक्ट दिन गिन के चलना है। और ये 3 दिन जोड़ने के बाद 1 जून आया, 1 जून पब्लिक हॉलिडे हुआ, तो डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलिडे हुआ तो प्रेसिडिंग डे, और सडनली हॉलिडे डिक्लेयर हुआ तो नेक्स्ट डे। ये कंसेप्ट आपको याद होंगे। तो ड्यू डेट अगर नहीं दिए तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगी, यानी एक स्टेप और बढ़ जाएगी। बट फिलहाल तो मैं सीधे ड्यू डेट पर हूं, इस स्टेप पर हूं, तो मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। तो ड्यू डेट हमारे पास कितनी है? हमारे पास ड्यू डेट है आपकी, ड्यू डेट है 1 जून 2006। हमारा क्वेश्चन ईयर एंड हो रहा है मार्च 2006 को, और ये जून है। जून के बाद फिर 8 जून है, उसके बाद 21 जून है, फिर 1 जुलाई है, फिर 5 जुलाई है। ठीक है, और अमाउंट जो है हमारे पास वो 2,80,000 रुपए है। चलो अमाउंट और बाद में लिखता हूं मैं, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब यहां पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले तो मुझे डेज काउंट करना पड़ेंगे, डेज बियॉन्ड 31 मार्च 2006 के बाद कितने दिन आ रहे हैं, क्योंकि मुझे 31 मार्च 2006 के बाद जो बिल होंगे उसी को तो रिबेट कहूंगा, एडवांस नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, तो 1 जून, तो अब यहां कितने दिन हो रहे हैं आपके पास? यहां दिन हो रहे हैं हमारे पास अप्रैल में 30, मई के 31 और जून का 1 दिन। अब इसमें ग्रेस नहीं जोड़ना है, इसमें तो ये ड्यू डेट ही डायरेक्ट सब कुछ प्लस प्लस कर दिया होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ड्यू डेट वर्ड लिखा ड्यू, तो ये होगा आपके कितने 62 डेज। फिर 8 जून, अगला 8 जून का, तो 8 जून का कितना हो जाएगा? सेम वही रहेगा, अप्रैल, मई और जून। फिर यहां कितना होगा? अप्रैल, मई और जून के 21 दिन, अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून और 5 जुलाई। ऐसे डेज काउंट कर लूंगा। डेज काउंटिंग करने के बाद क्या होगा सर? तो डेज काउंटिंग करने के बाद हमको रिबेट निकालना है। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना है? अमाउंट ऑफ बिल जो है वो है आपका, एक है 2,80,000 रुपए का, एक है आपका 872 का, एक 564 का, एक 812 का और एक 6 लाख का। अब आपको रिबेट निकालना है, तो रिबेट कितनी हो जाएगी? तो रिबेट सिंपल सी बात है, रिबेट कैसे निकालेंगे हम? मतलब 62 डेज इधर आ रहे हैं, तो टोटल डिस्काउंट जो हुआ होगा इस बिल पर, वो तो आपने ऊपर डिस्काउंट रिसीव्ड में इंक्लूड होगा, क्योंकि बिल तो पहले आ चुका था ना। तो बिल जब आया होगा तभी डिस्काउंट काट के रख लिया होगा हमने, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में होगा ऊपर वो 1,70,000 वाले फिगर। लेकिन उसमें से कितना इधर ले जाना वो देखना है। तो हमें 62 डेज का इधर ले जाना है नेक्स्ट ईयर रिबेट में। तो 2,80,000 पर 10% से 62 डिवाइड बाय 365 डेज का, ऐसे कैलकुलेशन कर लो आप सभी में। इसमें भी 10%, सब में परसेंट तो सेम ही, अलग अलग दे तो अलग अलग कर लेना। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन करना, वहां पे अलग अलग परसेंट दिए, देखना रिबेट 5th नंबर यूनिट में रिबेट वाला क्वेश्चन है, वो सब आपको करना, होमवर्क है वो भी, बस समझा रहे हैं कंसेप्ट इतना ही है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, नोट्स के भी करना है, उसके भी करना है। ठीक है, यहां कितने दिन का निकाल लेंगे? तो यहां पर जितने भी दिन आएंगे यहां पर आ जाएंगे आपके 69 डेज, तो 69 डेज का निकाल लेंगे। ऐसे सभी का टोटल लगा लेते हैं, है ना? देखते हैं चलिए। तो यहां पर आपने इतने इतने डेज के इंटरेस्ट निकाल लिए, या 70,159, ये आ गया आपकी क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, ओपनिंग में थी, तो टोटल मिला के डिस्काउंट रिसीव्ड जो हुआ था इस क्वेश्चन में, वो डिस्काउंट रिसीव्ड था 1,70,156। इन सारे बिल का डिस्काउंट पहले आ चुका होगा, इसमें से इतना क्लोजिंग रिबेट है, इसका मतलब इतना जो इंटरेस्ट है वो आपका 31 मार्च के बाद ड्यू होगा, तो नेक्स्ट ईयर का इनकम है, तो ये माइनस करेंगे क्लोजिंग। और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ होगा, तो लास्ट ईयर वो माइनस हुआ होगा, तो इस बार प्लस होगा, तो ओपनिंग को प्लस कर दो। ओपनिंग रिबेट आपको दे रखी है कितनी? 68,259, और क्लोजिंग आपको दे हमने निकाली 70,159।
ये जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? अब मैं आपको इसकी जनरेटिव भी समझा देता हूं। तीन जनरल एंट्री की बात कही मैंने। नंबर 1 ओपनिंग रिबेट के बारे में। मैंने 1 अप्रैल 96 को 2005 ओपनिंग रिबेट जो है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिटेड ओपनिंग 68 to 59। आपको इससे समझ जाओ कि इसमें क्या किया, डिस्काउंट में इसको प्लस किया, मतलब इनकम को बढ़ाया। ये भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट प्लस हो गए, और ये हटाना है माइनस में, तो डेबिट करना। तो रिबेट को हमने डिस्काउंट में क्या किया, प्लस, तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो डिस्काउंट अकाउंट में इसको हमने प्लस कर दिया, ये इनकम इसलिए प्लस हो गई। ओपनिंग रिबेट। फिर क्लोजिंग रिबेट की एंट्री अपोजिट। क्लोजिंग रिबेट हमने डिस्काउंट में माइनस की है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है। और रिबेट, ये न्यू लायबिलिटी अकाउंट खुल गया। एडवांस इनकम जो होती है वो लायबिलिटी होती है, तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 70,159। और जो नेट डिस्काउंट है वो कहां चले जाएगा, वो पीएनएल में। तो डिस्काउंट अकाउंट डिलीट हो जाएगा, खत्म, और उसको हम ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नेट बैलेंस कितना हो जाएगा, 17156 प्लस 68259 माइनस 70159 मीन्स 168,256। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। 3 एंट्री है, और जो डिस्काउंट रिसीव हो चुका उसकी एंट्री करना ही नहीं है, तो 3 एंट्री एक्स्ट्रा आएगी। अच्छा, इसी की लेजर पोस्टिंग भी बता दूं, क्योंकि होमवर्क में सब करना है तुमको। तो 2 अकाउंट खासतौर से, एक डिस्काउंट अकाउंट और एक रिबेट अकाउंट। एक आपको रिबेट अकाउंट खोलना है और एक आपको डिस्काउंट अकाउंट खोलना है। दोनों में आपको क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कितना है इसमें, डिस्काउंट अकाउंट में 175, और ओपनिंग का, रिबेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 68,259। ये तो आपको ट्रायल बैलेंस से दिख रहा है। अब इस 3 एंट्री से क्या हुआ, इस 3 एंट्री में रिबेट डेबिट किया, तो रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओपनिंग के लिए भी यही और क्लोजिंग के लिए, 2 अकाउंट अलग अलग नहीं खोलते हैं। ये ओपनिंग रिबेट आप चाहो तो ब्रैकेट में छोटा सा लिख देना, ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो ये डेबिट हुआ, तो यहां डेबिट लिख देता हूं। क्या लिख दूंगा, पोस्टिंग याद ही होगी, टू डिस्काउंट। यहां लिख देता हूं टू डिस्काउंट। यानी आपने 68,259 जो ओपनिंग बैलेंस था वो डिस्काउंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये लेजर पोस्टिंग, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया। इसकी एंट्री क्या, इसकी एंट्री ये कि सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करो, क्योंकि इस इनकम में से हमें हटाना है, माइनस करना है। माइनस करना है और कहां ले जाना है, रिबेट में 70159। तो यहां से हटा के यहां लिया बाय डिस्काउंट अकाउंट। बस 2 एंट्री रखेंगे। इससे समझो, इससे समझो, इससे तीनों तरीके से समझाते हैं। और डिस्काउंट अकाउंट का जो नेट आया प्लस माइनस करने के बाद वो आपने कहां पहुंचा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 168,256। ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया और कहां पहुंच गया, पीएनएल। ये बस रिबेट अकाउंट को क्या करें, तो ये तो क्रॉस हो गई ओपनिंग वाली, और ये बच जाएगी बैलेंस सीडी 70,169। तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस बच गया ना आपका, ओपनिंग तो खत्म हो गया, क्लोजिंग बचेगा। ये एडवांस इनकम है अगले साल की, तो लायबिलिटी भी दिखाएंगे, अदर लायबिलिटीज। ये है कंसेप्ट। अदर लायबिलिटी में लिखवाया शेड्यूल नंबर 5 देखना, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, यही वाला रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड लिखा है। क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी में आता है, क्योंकि एडवांस इनकम है। जैसे हमारा नॉर्मल क्वेश्चन में एडवांस कमीशन नहीं होता था, उस तरीके से एडवांस कमीशन इनकम होगा। तो किसी और के जब पैसा अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो लायबिलिटी, हम किसी को एडवांस देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो हम असेट्स बोलते थे। ये सब लॉजिक जानते हो, आपको कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अब होमवर्क सुन लो फटाफट। तो 14, 15, 16, 17 चारों क्वेश्चन करना है इधर भी,
और स्टडी मटेरियल में जाके देखना, स्टडी मटेरियल में भी जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए बिल्स डिस्काउंटेड से रिलेटेड, ठीक है, वो सब करना है आपको। 4 क्वेश्चन होंगे कम से कम, 3 या 4 क्वेश्चन। नोट्स में 16th नंबर क्वेश्चन में एक बिल फॉर कलेक्शन दिया है 12 लाख रुपए। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है पुराना, इसमें कुछ भी नहीं किया इस 12 लाख रुपए का, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल फॉर कलेक्शन के लिए नहीं है। बिल फॉर कलेक्शन क्या होता है, इसे चेक नहीं देते हम, मतलब उसमें बैंक ने आपको फाइनेंस नहीं किया, आपने बिल वहां जमा करवाया। जैसे हम चेक जमा करवाते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, कलेक्शन करके ला देते हैं, बस कलेक्शन चार्जेस लेते हैं। तो ऐसे यहां पर भी, ऐसे हमने बिल जमा करवाया, बिल बैंक ने कलेक्ट करके ला दी थी, मतलब बैंक तो मीडिएटर का काम कर रहा है, बैंक ने कोई फाइनेंस नहीं किया। तो वहां ये डिस्काउंट कंसेप्ट नहीं आते। वहां से इतना सा करना है आपको, अगर करना चाहो। वैसे तो स्टडी मटेरियल में किया ही नहीं था इन्होंने, इग्नोर कर दिया, बट फिर भी मैं बताऊंगा कि रिबेट वाला पार्ट तो ऐसे हो जाएगा। और बिल कलेक्शन के बारे में नीचे इतना सा लिखा हुआ है कि आपको कमीशन ऑन बिल कलेक्शन 4%, कितना निकालना, 4%। और यहां कोई परिणाम वगैरह नहीं होता। मेरा अगर एक चेक 1 लाख का है तो बैंक वाले 1 लाख पे कलेक्शन चार्ज लेंगे, 2 लाख का तो 2 लाख पे लेंगे। ऐसे मेरा बिल जितने का है, मेरा बिल 12 लाख का, तो 12 लाख का 4% कलेक्शन चार्ज ले लेंगे। परिणाम वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो बस आपको सिर्फ क्या करना है, 12 लाख रुपए का 4% 48,000 रुपीज लिख के आना है। और बैंक के लिए इनकम है, तो बैंक अपने बुक्स में क्या एंट्री कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिटेड टू कलेक्शन चार्जेस 48,000। बस अपना आपको बैंक समझो, आपको कलेक्शन चार्ज इनकम है आपके लिए, बस इतना। तो एक एंट्री करना, कुछ भी झंझट नहीं। ये कोई फाइनेंस नहीं है, इसलिए इसमें कोई रिबेट की एंट्री नहीं। स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन अभी है कि नहीं पता नहीं, बट पहले था तब तो इसमें इसके बारे में कुछ किया ही नहीं था, कुछ भी नहीं किया था क्वेश्चन। मैंने तो फिर भी आपको बता दिया कि ऐसा होता है। तो आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में जो भी डिबेट से रिलेटेड है, प्लस नोट्स के 4 क्वेश्चन, ये कंप्लीट कर लें। अब अपने छोटे छोटे क्वेश्चन का दौर लगभग खत्म हो गया है, अब हम बड़े क्वेश्चन की ओर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।